हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे जो 10 अपकमिंग आईपीओज हैं, उनमें से ही एक आईपीओ अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ जो कि 22 से लेकर 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी जान लेंगे क्योंकि एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, उन सभी को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम की अगर बात करें तो लगभग 20% के आसपास चल रहा है, 145 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब अच्छी डिमांड चल रही है आज की तारीख में तो। बट देखिए, जीएमबी ऊपर नीचे होती रहती है, तो पूरे हमको भरोसे नहीं रहना है, लेटेस्ट अपडेट भी जानना जरूरी है। ठीक है, फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 204 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। 687 करोड़ रुपए का टोटल इश्यू साइज है। करीब करीब देखें तो 29% के आसपास अपने एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसे जुटाए गए हैं। जिसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड या डीआईआईस की, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो बड़े नाम अगर कहें कोटक, एक्सिस, निपॉन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, अशोका, ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अगर एसबीआई को छोड़ दें तो लगभग टॉप 5 जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो शामिल हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर एफआईआईज में बात करें तो पाइन ब्रिज है, अलियांज, ऐसे बड़े नाम हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो देखिए तो काफ़ी बढ़िया नाम है। एफआईआईज में ठीक ठाक है, तो लगभग 6, 6.5 जैसी रेटिंग तो आराम से दे सकते हैं इसको, मतलब इसकी एंकर लिस्ट अच्छी है। तो जीएमपी और एंकर लिस्ट में लगभग आप एक पॉइंट मान के चल सकते हैं। जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 1988 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 37 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, कंपनी जो है ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करती है। अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, वो सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि भाई जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, उसका वोल्टेज अप और डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर्स काम आते हैं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े आप खंबे वगैरह लगे होंगे वहाँ देखते होंगे, ये बड़ी बड़ी जो साइड में लगी होती है, बड़ी साइज़ की होती है, तो वो ट्रांसफार्मर कहलाती है। तो ये अलग अलग टाइप के पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, ड्यूटी ट्रांसफार्मर, इस तरह के ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करती है। टोटली 6 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है और इसका काम 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर फैला हुआ है। और इसकी टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं गुजरात और बैंगलोर साइड में। इसके बड़े कस्टमर्स की बात करें तो गेटको, गुजरात की जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, अदानी है, टाटा, एसएमएस, इस तरह की कई बड़ी कंपनी शामिल है। और अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है यूएसए, ओमान, कुवैत, इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर। तो ये इस कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का काम ठीक है, सेक्टर भी ठीक नज़र आ रहा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर बात करें एसेट्स की, एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, बट FY24 में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, बट ओवरऑल ग्रोथ है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, बट FY24 में हल्का सा डिप है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 87 करोड़ से 63 करोड़, 63 करोड़ से 118 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ है। मार्जिन्स निकाले तो मार्जिन्स 2023 में 10% के, 2024 के अंदर 7.2% के, और 2025 के अंदर 9.4% के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। मतलब मार्जिन्स में भी अप्स एंड डाउन है। FY24 में डिप है, बट 9-10% के आसपास स्थिर है और अच्छे मार्जिन्स है। एबिटा के अंदर भी ग्रोथ है और FY24 में थोड़ा डिप है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। बोराइंस इसके ऊपर बड़ी 141 करोड़ रुपए की बोराइंस है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 का निकल कर आता है, तो थोड़ा कंट्रोल में ही नजर आता है। और आईपीओ से भी 79 करोड़ 79 करोड़ रुपए डेट अपना पे करेगी। तो मतलब आईपीओ के बाद डेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अभी देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग ही नज़र आ रही है, क्योंकि मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं। FY24 में हल्का सा डिप है, बट फिर भी मार्जिन्स वगैरह देखा जाए तो अच्छे हैं। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है और डेट अभी भी कंट्रोल के अंदर। आईपीओ के बाद काफ़ी हद तक डेट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियली देखा जाए तो मजबूत कंपनी कह सकते हैं। ROE 33% की है, ROC 39 मतलब 39% की है। बढ़िया है, मतलब 15% हो तो ठीक है, उससे बढ़िया है ये। तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 46 का और प्राइस टू बुक है 23 का। और अदर्स के मुकाबले देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। और अदर्स का जो पी है 22 से 70, मतलब 22 से लेकर 70 के बीच में निकल कर आता है। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से थोड़ी महंगी, मतलब इतनी सस्ती नज़र नहीं आ रही है। और अदर्स का जो प्राइस टू बुक निकाले तो 4.54 से लेकर 12 के आसपास निकल कर आता है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ये जो कंपनी है महंगी ही नज़र आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली तो मजबूत है, फंडामेंटल्स भी ठीक है।
वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, मतलब सस्ती करनी चाहिए थी बट वो है नहीं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 22 से 24 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 718 रुपए से लेकर 754 रुपए के बीच में। 19 मतलब 19 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है टोटल 687 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 487 करोड़ रुपए के। इसके अंदर कुछ अपना डेट पे करेगी, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में आने वाले हैं। ओएफएस है 287 करोड़ रुपए का। इसके अंदर प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। पहले आईपीओ से पहले 94% की हिस्सेदारी रहेगी। आईपीओ के बाद लगभग 87% की हिस्सेदारी रहेगी, मतलब प्रमोटर्स के बाद काफी अच्छा होल्डिंग रहेगी। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। इस सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन के हिसाब से क्या माहौल चल रहा है वही देखते हैं। तो अभी की कंडीशन अगर देखें तो जीएमपी 20% के आसपास ठीक है। जीएमपी में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। एंकर लिस्ट छोटा, मतलब जो साइज है उस हिसाब से एंकर लिस्ट अच्छी आई है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़िया नाम है, तो मैं 1 पॉइंट पूरा एंकर लिस्ट में भी देना चाहूँगा, तो 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, तो वैल्यूएशन में पूरा मैं 0 पॉइंट दूंगा, मतलब पूरा पॉइंट काट दूंगा इसका। फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है। जीएमपी ठीक है, जिस तरफ से सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा मिल सकता है। आज की कंडीशन में देखें तो 3 में से 2 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब अभी थोड़ा रिस्क से तो बाहर नज़र आ रहा है। बाकी देखिए हमें और भी फैक्टर्स देखने चाहिए, 1 आध दिन वेट करना चाहिए ताकि क्या है कि सेफ्टी रहे। बाकी अभी के हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन तो नज़र आ ही रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। पर्सनली मुझे भी अट्रैक्शन नजर आ रहा है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए कि सेक्टर इसका अच्छा है, ट्रांसफार्मर का अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है सेक्टर के अंदर, जो लिस्टेड कंपनीज है उसके अंदर। बाकी कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है। आईपीओ के बाद भी फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे, अपना डेट काफ़ी हद तक पे कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मार्जिन भी 9-10% के आसपास है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हल्का सा FY24 में डिप था, बाकी इसने वापस संभाल लिया। बाकी इसका क्लाइंट बेस भी अच्छा है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है। फ्रेश इश्यू से अपना डेट भी पे करेगी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद भी काफ़ी अच्छी रहेगी। एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है, तो मतलब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में एक चीज़ मुझे लगी कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी उसके अलावा मुझे कुछ नेगेटिव्स लगा नहीं, मतलब ओवरऑल अट्रैक्टिव कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। मार्केट कैप देखें तो अभी 5900 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो इतना ज़्यादा रिस्की कंपनी नहीं है। मतलब मार्केट कैप ठीक है, छोटा मार्केट क्या होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा भी रिस्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अट्रैक्शन तो है, और पर्सनली मेरा पूछेंगे तो मुझे भी थोड़ा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। बाकी मैं भी फैक्टर्स देखूंगा और अभी मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा, आईपीओ खुलेगा उसके बाद पता चलेगा कि भाई डिमांड कैसे आती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं तो डिमांड क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस में रहती है। तो वो मैं अपडेट आपको कर दूंगा और रैंकिंग वाला वीडियो भी दे दूंगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स जरूर क्लियर हुए हैं तो वीडियो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।